सर जय हिंद कर्नल जय सोडी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। दो तीन पॉइंट थे सर जिनको समझना था, खासकर इंडियन आर्मी को लेकर दो तीन सवाल थे मेरे। एक तो पहला सवाल ये कि आर्मी चीफ जो है हमारे, वो अमेरिका के दौरे पर हैं। क्या कुछ इस दौरे में हो सकता है? कौन सी वो डील है, समझौते हैं जो हो सकते हैं सर? राजेश जी, ये जो इंडियन आर्मी सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे का अमेरिका दौरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है, क्योंकि इसमें कई चीजें डिस्कस होंगी और डील भी हो सकती हैं। और उनमें सबसे ऊपर लिस्ट में आता है स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल। ये जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है, ये हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए जब इंडक्ट होगा तो हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस की कॉम्बैट पोटेंशियल में बहुत इजाफा होगा। ये 8 व्हील्ड व्हीकल है और ये कोई भी टेरेन में अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकता है। तो अभी तक हमारे पास BMP-1 BMP-2 थे, लेकिन उनको काफी टाइम हो गया इंडक्ट हुए, और अभी उनकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये जो स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल डील है, ये जब साइन हो जाएगी तो ये भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। दूसरी जो अहम मुद्दे पे डिस्कशन होगा वो होगा चीन का बढ़ता विस्तारवाद। अब इससे अमेरिका भी परेशान है, हम भी परेशान है, बल्कि पूरा दुनिया परेशान है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसमें से उसने 5 इंडो पैसिफिक इलाके में तैनात कर दिए हैं। यानी कि ये जो चीन का खतरा है, ये दिन प्रतिदिन इतना बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका ने 11 में से 5 एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडो पैसिफिक एरिया में तैनात कर दिया है। तो यही एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आने वाले समय में कितनी दिक्कत कर सकता है चीन, चाहे भारत के लिए चाहे बाकी देशों के लिए। अमेरिका के लिए तो खैर वो दिक्कतें ऑलरेडी क्रिएट कर ही रहा है। जी, दो तीन पॉइंट और थे सर। हाल ही में खबर आई कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन जो है वो भारत को मिल जाएंगे। इससे पहले GE-414 इंजन को लेकर डील हो चुकी है। अमेरिका ये भी चाहता है कि आप उसे F-35 या F-16 जो है वो खरीदें। हम किस लिहाज से इस ऑफर को और इन डील्स को देख सकते हैं? राजीव जी, पहले मैं MQ-9 ड्रोन के बारे में बात करूंगा। ये डील तो ऑलरेडी साइन हो चुकी है और इस पे जो फाइनल बातचीत होगी, इसके तहत हमें 31 ड्रोन मिलेंगे और 8 सेना में आएंगे, 8 नेवी में जाएंगे और 15 एयरफोर्स में जाएंगे। तो ये जो MQ-9 ड्रोन है, ये दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन है, और इनमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। और जब भी इंडक्ट होगा तो ये जो हमारा ISR टेक्निक्स है उसमें ये काफी मदद करेगा, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के अंदर इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और जो दूसरा आपने पॉइंट का GF-414 इंजन, इस पे भी हमारी डील ऑलरेडी साइन हो चुकी है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले साल स्टेट विजिट पे गए थे अमेरिका, अब जो डिस्कशंस उसके निटी ग्रिटीज पे होनी है, उसके माइन्यूट डिटेल्स पे होनी है। और इसमें अमेरिका ने बोला कि वो हमें 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देगा G414 इंजन ट्रांसफर करने के लिए। ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, इसमें ये इंडक्ट होगा। और जहां तक अमेरिका का ऑफर है F-16 या F-35 लड़ाकू विमान का, अगर अमेरिका तैयार हो जाता है तो हमें बिल्कुल इमीडिएटली खरीद लेना चाहिए। उसका कारण ये है कि भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऑथराइज्ड है, और आज की तारीख में उसके पास सिर्फ 29.5 स्क्वाड्रन है, क्योंकि कोई क्रैश हो गए, किनकी कोई प्रॉब्लम हो गई, ऐसे कर करा के अभी हम 29.5 स्क्वाड्रन्स पर ही हैं। तो ये बहुत कम है, क्योंकि हमें हर लेवल पे, हर वक्त पे हमें एक मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि भारत जिस जियोपॉलिटिकल लोकेशन में है वो शायद दुनिया का सबसे खतरनाक लोकेशन में से एक है। क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान और चीन, उनके जो मंसूबे हैं वो भारत की तरफ ठीक नहीं है, ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं। ठीक सर, एक पॉइंट और मेरा जो शायद बड़ा अहम पॉइंट है आपके साथ चर्चा का। हम हमेशा बात कर रहे हैं कि भारत फ्रांस से इंजन खरीद रहा है, फ्रांस से विमान खरीद रहा है, अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है, फिर ट्रांसफर ऑफ
टेक्नोलॉजी खरीद रहा है। मैं जो चीज आपसे समझना चाहता हूं कि जो देश मंगल ग्रह पे पहुंच सकता है, जो देश चंद्रमा पे जाके लैंड कर सकता है, क्या वो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बनाने के काबिल नहीं है कि तमाम जेट्स के अंदर जो है हम अपने बनाए हुए इंजन लगाएं? कहाँ कमी रह जा रही है सर? राजेश जी, दुनिया में कोई भी रिसर्च और डेवलपमेंट जो हो रही है वेपन सिस्टम्स में, उसके पीछे पीएचडीज का हाथ है। यानी कि जो छात्र डॉक्टरेट करते हैं स्टेम में, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। क्योंकि स्टेम की जो डॉक्टरेट होती है वो किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बैकबोन होती है या रीढ़ की हड्डी की तरह होती है। 2019 में चीन में 49,498 डॉक्टरेट थे स्टेम में, और अमेरिका में 33,760 डॉक्टरेट थे स्टेम में, और भारत में सिर्फ 700 डॉक्टरेट थे। और एक स्टडी हुई है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक चीन हर साल 77,000 डॉक्टरेट प्रोड्यूस करेगा स्टेम में, और अमेरिका 40,000 डॉक्टरेट प्रोड्यूस करेगा स्टेम में। अब अगर हमने अपनी टेक्नोलॉजी अपने देश में बनानी है तो हमें ये स्टेम के डॉक्टरेट्स की बहुत जरूरत है। तो सबसे पहले हमें ऐसी पॉलिसीज बनानी होंगी कि हमारे ज्यादा से ज्यादा छात्र स्टेम में डॉक्टरेट करें, और डॉक्टरेट करने के बाद वो विदेशों में ना जाए नौकरी के लिए, वो भारत में ही रहें। क्योंकि ये सारी चीज के लिए वक्त लगता है, और जब हम इसमें सफल होंगे तभी हम टेक्नोलॉजी अपने देश में बना पाएंगे। आज की तारीख में हमारी अधिकतर टेक्नोलॉजी विदेशी देशों से आती है, और हमें कुछ नहीं पता कौन सा विदेशी देश किस वक्त हमें टेक्नोलॉजी देनी बंद कर दे। तो टेक्नोलॉजी के लिए अपने देश में बनाने के लिए पीएचडी स्टेम में होना ज्यादा से ज्यादा छात्र का बहुत जरूरी है। एक आखिरी पॉइंट सर जो समझना चाहूंगा मैं आपसे, मैं चीन का आंकड़ा देख रहा था, वो अपने डिफेंस बजट का ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 6% हिस्सा जो है वो रिसर्च पर लगाता है। जब भारत की बात करते हैं तो वो आंकड़ा 0.6 आ जाता है। हम वैसे ही डिफेंस बजट में चीन से बहुत पीछे हैं, लेकिन जब रिसर्च की बात आ जाती है तो उसमें हम पूरे बजट का 0.6 से भी नीचे परसेंटेज हिस्सा जो है वो यूज करते हैं। क्या इस पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है कर्नल सोडी साहब? बिल्कुल राजेश जी, हमें इस फील्ड पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना पड़ता है। जो हमारी कुछ सरकारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीएसयूज हैं, उनमें वो आउटपुट नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। और जो वहाँ साइंटिस्ट काम करते हैं उनका एक कॉमन रोना होता है कि हम 1 घंटा रिसर्च करते हैं, 5-6 घंटे हमें फाइलों में समय बिताना पड़ता है, क्योंकि हमारा पेपर वर्क, रेड टेपिज्म इतना है। देखिए राजेश जी, जब भी कोई वैज्ञानिक लेबोरेटरी में काम करता है तो उसको उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के वक्त कोई फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग नहीं हो सकते, कोई ज्यादा पेपर वर्क नहीं हो सकता है, क्योंकि रिसर्च टेम्परमेंट में आने में ही बहुत टाइम लगता है। ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत समय लगता है। तो हमें इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना होगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि हमें स्टेम में पीएचडी में भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस देना होगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे छात्र स्टेम में पीएचडी करें। जब तक स्टेम की पीएचडी और आरएनडी हमारा अच्छा नहीं होगा, हम विदेशी मुल्कों पे ही निर्भर रहेंगे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, कर्नल जयेश सोनी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से चीजों को समझाया। जय हिंद सर, थैंक यू।